नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं, रीढ़ की हड्डी की एक अधूरी चोट से उभरने का एक स्ट्रक्चर तरीका, मतलब वो एक्सरसाइजेस जो रिकवरी में असल में मदद कर सकती हैं। तो ये सफर असल में दिखता कैसा है? चलिए इसे एक रियल लाइफ केस स्टडी के जरिए समझते हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति की रिकवरी को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे जिनके शरीर के निचले हिस्से में कमजोरी है, लेकिन उनका ट्रंक यानी धड़ धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। तो हम इस पूरे सफर को कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम रीढ़ की हड्डी की चोट से रिकवरी के बेसिक्स को जानेंगे, फिर हम नीव पर ध्यान देंगे यानी कोर और ट्रंक की मजबूती। इसके बाद पैरों को फिर से एक्टिवेट करने और ताकत बढ़ाने की बात करेंगे। फिर आएगा सबसे अहम पड़ाव, चलने की शुरुआत, और आखिर में इन सब को मिलाकर एक पूरी रिकवरी रूटीन कैसे बनती है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, रीढ़ की हड्डी की चोट से रिकवरी का सफर हर किसी के लिए अलग होता है। मतलब कोई एक फिक्स प्लान सबके लिए काम नहीं करता। कौन सी एक्सरसाइज करनी है ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर पर कितना कंट्रोल है और बैलेंस कैसा है। ये एक बेहद पर्सनलाइज्ड जर्नी है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो पूरी रिकवरी की नींव है, मतलब वो मजबूत बेस जिस पर बाकी सब कुछ टिकेगा। पहले दिन से ही स्टेबिलिटी बनाने का काम यहीं से शुरू होता है। और जानते हैं सबसे जरूरी क्या है? एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि एक मजबूत कोर और ट्रंक ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यही वो मजबूत नींव है जो बैलेंस और ओवरऑल स्ट्रेंथ को वापस लाती है। इसके बिना आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसे 2 स्टेज में बांटा जा सकता है। पहला स्टेज है बेड या मैट पर की जाने वाली एक्सरसाइजेस, और जब यहाँ थोड़ी मजबूती आ जाती है तो दूसरा स्टेज शुरू होता है, बैठ कर की जाने वाली एक्सरसाइजेस। तो पहले स्टेज में यानी बिस्तर या मैट पर बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल मूवमेंट से शुरुआत होती है, जैसे कि पेल्विक टिल्ट्स। इसमें कमर के निचले हिस्से की मसल्स को एक्टिवेट किया जाता है। फिर सहारे के साथ साइड में रोल करना और किसी की मदद से बैठकर बैलेंस बनाने की कोशिश करना, ये सब शुरुआती कदम हैं। अच्छा, जब थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाती है तो फिर दूसरे स्टेज पर आते हैं, यानी बैठकर करने वाले व्यायाम। इसमें अब थोड़ा चैलेंज बढ़ जाता है, जैसे बैठे बैठे आगे या साइड में किसी चीज तक पहुंचने की कोशिश करना, या फिर किसी थेरेपिस्ट की मदद से स्विस बॉल पर बैठकर बैलेंस बनाना। ये सब बैलेंस कंट्रोल को बेहतर बनाने के लिए होते हैं। तो जब कोर और ट्रंक में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है, अब बारी है पैरों की। पैरों को फिर से जगाने और उनमें ताकत भरने का काम शुरू होता है, और इसके लिए एक बहुत ही खास 3 चरणों वाला तरीका अपनाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस का एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, एक सुनहरा नियम। ये है पैसिव से एक्टिव और फिर एक्टिव से रेजिस्टिव। मतलब पहले किसी की मदद से मूवमेंट, फिर खुद से करने की कोशिश, और आखिर में किसी रेजिस्टेंस जैसे कि बैंड के साथ, ताकि और ज्यादा ताकत आए। चलिए इस प्रोग्रेस को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले होता है पैसिव स्टेज। इसमें थेरेपिस्ट पैरों को स्ट्रेच करने और एंकल पंप्स जैसी मूवमेंट में मदद करते हैं ताकि फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। फिर आता है एक्टिव असिस्टेड स्टेज। यहाँ मरीज खुद मूव करने की कोशिश करता है और हेल्पर बस थोड़ी सी मदद करता है, जैसे पैर उठाने में या घुटना मोड़ने में। और आखिर में आता है एक्टिव और रेजिस्टिव स्टेज। अब मरीज खुद ही बैंड्स जैसी चीजों का इस्तेमाल करके मूवमेंट करता है और सहारे के साथ खड़े होने और वजन शिफ्ट करने की प्रैक्टिस भी शुरू हो जाती है। और इन सब मेहनत के बाद हम उस मंजिल की ओर बढ़ते हैं जो कई लोगों के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, दोबारा चलना। चाल और गतिशीलता को फिर से सीखना ये एक बहुत ही खास प्रोसेस है। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए जो बहुत बहुत जरूरी है। चलने की कोई भी ट्रेनिंग हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में ही होनी चाहिए। ये सेफ्टी के लिए और सही तरीके से प्रोग्रेस करने के लिए बेहद जरूरी है। चलने की ट्रेनिंग के भी अलग अलग तरीके होते हैं। शुरुआत में पैरेलल बार का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पूरा सपोर्ट मिलता है। फिर धीरे धीरे KFO ब्रेस और वॉकर के साथ चलने की प्रैक्टिस होती है, जो हमारे केस स्टडी वाले व्यक्ति अभी कर रहे हैं। और एक और एडवांस तरीका है बॉडी वेट सपोर्टेड ट्रेडमिल ट्रेनिंग। तो अब तक हमने कोर, पैर और चलने की एक्सरसाइज को अलग अलग समझा। अब सवाल ये है कि ये सब एक साथ कैसे काम करते हैं।
चलिए देखते हैं कि इन सभी चीज़ों को मिलाकर एक पूरी रिकवरी रूटीन कैसे तैयार होती है। देखिए, एक कंप्लीट रिकवरी प्लान का मतलब सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। इसका एक और बहुत जरूरी हिस्सा है सपोर्टिंग थेरेपीज। एक तरफ है शारीरिक व्यायाम जैसे कोर, पैरों की ताकत और चलने की ट्रेनिंग, तो दूसरी तरफ है वो थेरेपीज जो नर्व्स को एक्टिवेट करती हैं और दिमाग को शांत रखती हैं, जो रिकवरी के लिए उतने ही जरूरी हैं। ये सहायक थेरेपीज क्या है? इसमें आता है न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन, टेंस या FES मशीन से, जो जांग, पिंडली और पैर की नसों को फिर से एक्टिवेट करने में मदद करता है। वाइब्रेशन थेरेपी से ब्लड फ्लो और मसल टोन बेहतर होता है। और हाँ, गहरी सांस लेने के व्यायाम और मेडिटेशन, ये दिमाग और रीढ़ की हड्डी के कनेक्शन को मजबूत करते हैं और मोटिवेशन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो एक दिन का प्लान कैसा दिख सकता है? ये बस एक उदाहरण है। जैसे सुबह की शुरुआत स्ट्रेचिंग और कोर एक्टिवेशन से, करीब 20-30 मिनट। दोपहर में पैरों की पैसिव एक्सरसाइज और साथ में FES या टेंस थेरेपी। शाम को बैठकर बैलेंस बनाने और खड़े होने की प्रैक्टिस। और रात को जरूरत के हिसाब से गहरी सांस लेने और रिलैक्स करने के व्यायाम। इस तरह रिकवरी के हर पहलू पर रोज काम होता है। तो रिकवरी की इस पूरी संरचित यात्रा को देखने के बाद सवाल उठता है कि इसका सबसे पहला कदम क्या हो सकता है। खैर, सबसे बड़ी सीख यही है कि रिकवरी एक सफर है, कोई रेस नहीं। ये एक एक करके कदम बढ़ाने के बारे में है, एक बहुत बड़ी चुनौती को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ने के बारे में है। और इस सफर में उठाया गया हर एक छोटा कदम अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है।